तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देते हुए ये कह रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर जो ये सीरीज चलाई गई है, इसमें आप बढ़ चढ़ के अपना स्नेह दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पिछले वीडियो में आपसे सजेशन मांगा था कि वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में चीजों को जरूर मेंशन करें कि आप क्या चीज इस वीडियो से देखें और आपने क्या सीखा। बच्चों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो केमिस्ट्री का समझ लीजिए बैकबोन समझा जाता है। आपने बेसिक क्लासेस में उन चीजों को सीखा है कि कैसे कोई मैटर बनता है, किसी चीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसी की कड़ी में मैं आज आपके बीच में ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एटम बना कैसे, एटम है क्या। बहुत ध्यान से, जल्दबाजी ना करते हुए पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप ये सीख पाएंगे कि क्या चीजें आपको दी जा रही है। देखिए, तो मैं आपको बताऊं परमाणु होता क्या है। मैंने पिछले क्लासेस में इस पे थोड़ा बहुत चर्चा किया था, बताया था कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर कॉल्ड एटम। पदार्थ का सबसे छोटा भाग जिसके टुकड़े न किए जा सके, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको भी पता है समय के अनुसार चीजें बदलती हैं और बदलने के बाद में कुछ न कुछ नई चीजें आती रहती हैं। समय बीता, उसके बाद में यह बताया गया कि परमाणु भी कुछ छोटे छोटे आयंस से मिलकर बनता है। मतलब एटम स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट बताया गया आयंस को। क्या बोलेंगे? आयन। और उन आयंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य ये सब कण है, आयंस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसे ऋणावेशित कण कहते हैं। प्रोटॉन जो होता है उसे धनावेशित कण कहते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन। और न्यूट्रॉन जो होता है इसे न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब कण, मतलब ये माना गया कि परमाणु भी कुछ छोटे छोटे आयन से मिलकर बनता है, इसे मौलिक कण माना गया। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि परमाणु की संरचना, परमाणु के बारे में लोगों ने अपना कैसा कैसा रिव्यू दिया, क्या क्या चीजें बताई। सबसे पहले रदरफोर्ड जी ने, रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसे बोला जाता है नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल, क्योंकि वैसे तो ये चीजें पहले, इससे मॉडल से पहले ये चीजें बताई गई कि जो ये परमाणु होता है ये आयन से मिलकर बनता है। लेकिन मैं डिटेल में भी इसलिए इसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि अगर ये डायरेक्ट आपका इंट्रोडक्शन कराना हो गया, इंट्रोडक्शन से मतलब आप ये अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले सीख लेंगे तब उसको फिर समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु जो होता है उसके बीच में इन्होंने एक प्रयोग किया, एक सोने की परत लेकर के इस पे अल्फा आयंस की बमबारी की, अल्फा किरणों की बमबारी की। अल्फा किरणों की बमबारी के बाद इन्होंने देखा कि कुछ रेज ऐसी हैं जो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब अपने रास्ते से ये वापस चली जाती है। आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज पड़ती है। इनफाइनाइट रेज पड़ने के बाद कुछ ऐसी रेज हुई जो सीधे सीधे अपने ही मार्ग पे, अपने ही रास्ते पे वापस चली गई। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के एकदम बीचों बीच में केंद्रीय भाग पे एक ऐसा भाग पाया जाता है जो कुछ खाली स्थान के तरीके से व्यवहार करता है। मतलब ये पॉजिटिव धनायन का व्यवहार कर रहा है, वो सीधे रेस को बाउंस बैक कर रहा है।
और इस भाग को इन्होंने बोला क्या? नाभिक। क्या बोला? नाभिक। नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है किसी भी एटम का, और एटम का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है। जैसे इन केस मैं अगर एक एग्जांपल से आपको रिलेट करूं, अगर मान लीजिए किसी जगह पे आप इस समय खड़े हैं और उस जगह से अप्रोक्सीमेट लगभग 5 किलोमीटर डिस्टेंस का एक सर्कल खींच दिया जाए, 5 किलोमीटर का एक सर्कल खींच दिया जाए और उस सर्कल के एकदम बीचों बीच में एक पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट के आकार का आपका न्यूक्लियस होता है, और उस 5 किलोमीटर के रेडियस का, पूरे रेडियस का एटम पाया जाता है। इन केस आप देख रहे हैं कि एटम के कंपेयर में, परमाणु के कंपेयर में नाभिक कितना छोटा है। ठीक है, तो इसी के आधार पर इन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसे बोला जाता है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। इन्होंने बताया कि परमाणु का जो बीच का भाग होता है एकदम सेंटर पे, वो बीच वाला जो भाग है वहां पे नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोशन करते रहते हैं। इन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और बीच में इसमें कौन रहता है? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे उदासीन होगा। आप जानते हो कि एनर्जी, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो एनर्जी खत्म होती है। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो मोशन करते करते उसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी लॉस होगी। और लॉस करने पे यह पता चलता है कि हो सकता है कि ऐसा कंडीशन आए, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल इस पे लगता है तभी ये खींचा। तो हो सकता है ऐसा कंडीशन आए कि इलेक्ट्रॉन अपना अस्तित्व खो दे, और अस्तित्व खोने पे नाभिक पूरी तरह से गिर जाए। नाभिक में गिरने का मतलब, ये एग्जांपल से रिलेट अगर किया जाए, मान लीजिए आप कुएं के चारों ओर घूम रहे हैं और कुएं के चारों ओर घूमते घूमते एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आप कुएं में गिर जाएंगे चक्कर खा के। वैसे ही माना गया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे गिरने पे ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बताया गया है कि ये बेसिक नीड है, मतलब परमाणु के बनने में 3 मौलिक कण जरूर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इनके परमाणु मॉडल में, इनके एटॉमिक मॉडल में ये क्या हो गए? लिमिटेशन आ गई, ये कमी आ गई। अब जब इनके परमाणु मॉडल में कमियां आई, तो इनके परमाणु मॉडल में कमी आने पे फिर रूल दिया किसने? बोर-बरी। किसने नियम दिया है अपना? बोर और बरी जी ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके परमाणु मॉडल को अपडेट कर दिया। अपडेट करने में क्या होता है? देखिए, इन्होंने ये बताया कि जैसे गति करते हैं, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मैं कह रहा हूं ठीक है गति करते हैं, लेकिन इन्होंने इनके गति करने का एक फिक्स स्थान बता दिया, और उस फिक्स स्थान को इन्होंने बोला क्या? कक्षा, सेल। ये इसमें एक निश्चित स्थान रहता है, उसी पे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और इन्हें जो सेल है इनका नेम इन्होंने दे दिया KLMN, ऐसे डॉट मींस पहले जो सेल है उसका नाम इन्होंने K दिया, दूसरे का LMN, ऐसे नाम देते चले गए। इन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन गति तो करते हैं, लेकिन इनके गति करने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इन्होंने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के लिए इन लोगों ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन गति तो करते हैं, लेकिन पहले सेल में जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताया, वो बताएगा 2n², जहां n नंबर ऑफ सेल्स को बताएगा। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो n की वैल्यू 1 रखने पे क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 =
2। ऐसे n की वैल्यू अगर 2 रखे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर इक्वल 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल क्या आ जाएगा 8। ऐसे अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 8। हाँ ठीक है, तो नहीं सॉरी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखनी 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई का 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा 18। अब 18 मींस ये हुआ कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा गति करेंगे, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा गति करेंगे, और तीसरे में 18, ऐसे 18 32 64 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब बोरबरी जी ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो स्थान है उनका फिक्स कर दिया गया, ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं। ठीक है, तो अब इस पे बात करने से पहले अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो मौलिक कण बताए गए हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस, प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस, न्यूट्रॉन होता है 0। इसका प्रतीक इलेक्ट्रॉन को कहीं भी डिफाइन किया जाता है, नोट किया जाता है तो -1 e का पावर 0, इसको 1 p1, इसको 0। और इलेक्ट्रॉन का जो इन्वेंशन किया है जे थॉमसन जी ने, प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने, और ये इनका द्रव्यमान है। ठीक, तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि परमाणु मॉडल जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, अब इसमें ये चीजें क्लियर हो गई कि कोई भी परमाणु बना कैसे, ठीक, परमाणु की संरचना कैसे हुई। परमाणु संरचना में आपने ये सीखा कि एकदम परमाणु के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो परमाणु की संरचना ये बताई गई कि इसके केंद्र भाग में क्या रहता है, नाभिक, और नाभिक में कौन कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर गति करता है, गति करता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन इनक्लोज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। जैसे प्लेनेट जो है, प्लेनेट सन के अराउंड मोशन करते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटम का स्ट्रक्चर, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने बताया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम यूज कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए, मैं तो एक नंबर्स लेकर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि 5 है, 8 है, 15 है और 12 है। आपको बोरबरी के नियम के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 32 ऐसे भरते चले जाते हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बनाना है तो क्या करेंगे, पहले में 2, अब कितना बचा हमारे पास 3, इसको करना है तो 2, कितना बचा 6, यहाँ पे 2, फिर 8, फिर कितना 5, 2 8 10 और 5 बचा 15 हो गए, 12 बनना है तो 2 8 और 2। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताया गया है, इसकी जरूरत मतलब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है, इन सब के लिए आप पिछले जो भी वीडियो में प्रोवाइड आपको करवाई है कि एटम का मैटर का क्लासिफिकेशन, वहां पे आपको बताया गया है कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसके 2 भाग होते हैं, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। तो अगर आपने ना देखा तो आप वीडियो देखें, और मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। देखने का मतलब यह है कि जैसे आप थोड़ा बहुत देखते हैं तो चीजें क्लियर नहीं हो पाती, आप पूरा देखने के बाद ये उसका एनालिसिस करिए कि हमको इससे क्या मिल रहा है, फिर उस पे अपना कमेंट करिए।
ठीक है, अपनों तक वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि मेरा यह प्रयास है कि ये जो वीडियोस आपको मिल रही है ये एक सीक्वेंस में मिले और लगातार 1 बाय 1 मिलता रहे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसका बनाएंगे? तो तत्व का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? तत्व का बनाएंगे। तत्व, अब तत्व के लिए आपने सुना होगा आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी समझ लीजिए ऐसी चीज है आवर्त सारणी, जैसे हम पानी के बिना नहीं जीवित रह सकते। पानी के बिना जीवित होने का मतलब आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो लगभग 70-80% वाटर ही है, पानी ही हमारे शरीर में है। जैसे हमको पानी की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे ही केमिस्ट्री को क्या जरूरत है? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता है। अगर पीरियोडिक टेबल आप नहीं समझते हैं, पीरियोडिक टेबल आपने नहीं देखा है, इसका मतलब आप केमिस्ट्री से भी बहुत दूर हैं। केमिस्ट्री आएगा तभी आपको जब आप पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे। पीरियोडिक टेबल में एक अलग से वीडियो आपको मिलेगी, वो ऐसा वीडियो रहेगा कि आपको उसी दिन पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल बना कैसे, कैसे इसको डिजाइन किया गया है, इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसका यूज क्या है, वो सब कुछ आप एक ही वीडियो में वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हम ये बताए हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और एटम का स्ट्रक्चर आपने सीखा कि एटम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। 3 मेन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केंद्रीय भाग में नाभिक पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे धनावेश रहता है और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल रहता है। धनावेश होने के कारण प्रोटॉन पे अगर धनावेश है, इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक पे कौन सा आवेश होगा? धनावेश होगा। नाभिक में कैसा होगा? धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कुछ चीजें जो पीरियोडिक टेबल बनाने में यूज होती। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक का बहुत बड़ा रोल है। वहां पे मैं जब वीडियो दूंगा आपको पीरियोडिक टेबल पे, वहां पे आपको एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। लेकिन मैं अभी मान के चल रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो छोटे बच्चे भी देख, एकेडमिक बच्चे भी देख रहे हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए भी है, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनके लिए भी है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये सब चीजें जानते होंगे। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक ऐसी चीज है जिसी पे जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बना हुआ है। परमाणु क्रमांक नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी तत्व में, किसी भी एलिमेंट में 3 चीजें बराबर हैं। कौन चीजें बराबर होती हैं? 3। कौन कौन? परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो ऑलरेडी बराबर होगी। आपको पता है कोई चीज बनता कैसे है? जब वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल कैसे होता है? जब जितना उस पे पॉजिटिव हो और उतना ही उस पे नेगेटिव हो। ठीक है, तो यही चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, 3 चीजें बराबर होती हैं। अब जैसे हमने बताया, हम पीरियोडिक टेबल पे एक वीडियो देंगे आपको। उसी तरीके से ये बताया जाएगा कि रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड, तत्व आपस में मिल करके कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कोई नया कंपाउंड बनता है, कोई नया मिक्सचर क्रिएट हो, कैसे गैसेस का मिक्सचर होता है, ये सब कुछ चीजें वहां बताई जाएंगी। लेकिन नीड उसकी क्या है? क्योंकि अगर आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु की संरचना ही आपको नहीं पता है तो आप उसका यूज नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। मैं फिर से एक बार फ्लैशबैक कर रहा हूं आपको कि बीचों बीच में एकदम सेंटर भाग में नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंक्लोज्ड रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गति करता है। अब बॉन्ड बनना होगा, अगर कोई नया कंपाउंड बनना होगा तो भी बॉन्ड कौन बनाएगा? इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से।
इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से 3 तरीके से बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन वो करेगा कौन? इन तीनों में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी दोनों तो इनक्लोज्ड है। तो केमिस्ट्री एक, मैंने पहले ही दिन से मैं आपको बता रहा हूं, वास्तव में केमिस्ट्री इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन सब्जेक्ट बायो वाले बच्चों के लिए भी और मैथ वाले बच्चों के लिए, इसलिए आप इसको बेसिक रूप से अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। ये जितनी भी चीजें अभी आप पढ़ रहे हैं ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। अभी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें तो ऐसी कुछ चीजें मिल रही हैं जो हमको लर्न करना या याद करना पड़ता है, जैसे भाई लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस तो है ही ऐसा ना, साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि साइंस रिजिड नहीं है, साइंस फिक्स नहीं है। साइंस ये कहता है कि जो हमने आपको बता दिया है उसको आप क्या करिए, चैलेंज करिए, उस पर आप अपना व्यू दीजिए, आप खुद से कोई प्रयोग करिए। साइंस स्थिर नहीं है, साइंस फिक्स ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने कमेंट्स जरूर मेंशन करें, अपनों तक वीडियो को पहुंचाएं। एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 251 इतने जल्दी अचीव करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।